हाय, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2022 का मध्य प्रदेश विशेष करंट अफेयर की। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, संरक्षित क्षेत्रों और टाइगर रिजर्व कॉरिडोर के क्षेत्र के ग्राम से शैक्षिक पुनर्स्थापन स्वीकार करने वाले परिवार इकाइयों को प्रति परिवार कितने रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है 15 लाख रुपए। अब देखिए, अगर ये संरक्षित क्षेत्र है तो डेफिनेटली इसके आसपास जानवरों की एक्टिविटी होती है और यहीं पर थोड़े से इंसान भी देखने को मिलते हैं, इंसान रहते हैं, उनके गांव होते हैं, तो दोनों के बीच एनकाउंटर की संभावना बढ़ जाती है। एनकाउंटर यानी क्या? कभी जानवर इंसानों पर हमला कर देते हैं या फिर कभी ऐसा होता है पूरे गांव वाले मिलकर जानवरों पर हमला कर देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उससे फिर दोनों में ही नुकसान होता है। तो क्यों ना यहां के लोगों को यहां से हटाया जाए। तो यहां से हटाने का तरीका ये तो नहीं है कि आप यहां से निकलिए और अब यहां पर जानवर रहेंगे, नहीं। उसके लिए उन्हें प्रॉपर हमें क्या देना होगा? कंपनसेशन देना होगा, मुआवजा देना होगा। तो पहले सरकार प्रति परिवार, अगर कोई स्वेच्छा से वहां से जाता था तो 10 लाख रुपए देती थी। अब सरकार ने ये अमाउंट कितना कर दिया है? 15 लाख रुपए कर दिया है। और जनरली ये किसके लिए किया गया है? आपने संजय टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा, ये सीधी में देखने को मिलता है। नौरादेही अभ्यारण्य ये सागर में देखने को मिलता है और रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। यहां से जनरली हम अभी जो करने वाले हैं, यहां से लोगों को पुनर्स्थापित करने वाले हैं। तो इसके लिए 15 लाख का अमाउंट किसने मंजूर किया है? तो ये हमारी MP गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको ये प्रस्ताव भेजा था और इसको मंजूरी किसने दी है? उसी के अधीन आता है राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली ने इसको मंजूरी दे दी है। यानी अब 10 लाख से बढ़ाकर जो मुआवजा है वो 15 लाख रुपए कर दिया गया, अगर कोई परिवार स्वेच्छा से वहां से हटना चाहे तो। अगले प्रश्न पर आते हैं, मझगांव डाक लिमिटेड में निदेशक के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? नीरू सिंह ज्ञानी, रमा सिंह कुलकर्णी, अजीता सिंह आहूजा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है नीरू सिंह ज्ञानी। और ये मझगांव डाकयार्ड के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर कि हमारे जो नौसेना है उससे संबंधित पनडुब्बी या जहाज बनाए जाते हैं या उनकी रिपेयरिंग की जाती है, या वहां पर जो जहाज है उनकी क्या की जाती है, वो पार्किंग भी होती है उनकी वहां पर। तो उसका निदेशक इन्हें बनाया गया है नीरू सिंह ज्ञानी को, और ये हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। वर्तमान में ये क्या थी? नीरू सिंह ज्ञानी पंजाबी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के निदेशक के पद पर कार्यरत थी और बाद में इनको यहां से ट्रांसफर, यानी इनका सिलेक्शन यहां पर हो गया, तो इन्होंने यहां से रेजिग्नेशन दिया और कहां पर चली गई? वो मझगांव डाक लिमिटेड के निदेशक पद पर वो जा चुकी हैं। और यहां पर मैंने MDL के बारे में भी लिखा है। MDL कंपनी रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो जहाजों और पनडुब्बियों का निर्माण करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? आंगनवाड़ी आंगन में, सशक्त आंगनवाड़ी, आशा और आंगनवाड़ी या अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी? तो इसका सही आंसर है अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी। ये एक कार्यक्रम है। अब इसके तहत ये होगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो आंगनवाड़ी है वो सशक्त हो, तो आप किसी एक आंगनवाड़ी को क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी गोद ले सकते हैं। अब गोद लेने से मतलब क्या है? वहां पर जो सुविधाओं की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए आप कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर वहां पर मान लीजिए थाली बर्तन नहीं है तो उसके लिए आप कुछ फंडिंग कर सकते हैं, या फिर खाने से संबंधित या टॉयलेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो वो सारी समस्याओं के लिए आप फंडिंग किसे कर सकते हैं? तो जिला कलेक्टर को आप चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे या अपना जो अमाउंट है वो पे कर देंगे और वो जो आंगनवाड़ी जिसको आपने अडॉप्ट किए उसको वो पैसा चला जाएगा। तो इसके लिए किसको इंटरेस्ट दिखाना होगा? तो इसके लिए जो NGO हैं उनको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, या जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद, उनको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, या फिर हम बात करें जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो भी अगर ऐसा करना चाहें तो उनके लिए भी ये विकल्प खुला हुआ है। जनप्रतिनिधि, शासकीय कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता पोषण सुधार आदि गतिविधियों में सहयोग कर सकते हैं। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को सहयोग राशि प्रदान की जा सकेगी और जिला कलेक्टर उस राशि को किसे, जो आंगनवाड़ी आपने अडॉप्ट की है उसको वो क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे या सेंड कर देंगे। सो अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी यानी आंगनवाड़ी के उत्कर्ष के लिए एक प्रकार का प्रोग्राम शुरू किया गया है। ब्रुसेला टीकाकरण अभियान किसके टीकाकरण के लिए शुरू किया गया है? अब ये काफी इंपॉर्टेंट है।
बच्चों को रोगों से बचाव के लिए, गाय और भैंस के बच्चियों के लिए, या उपरोक्त दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गाय और भैंस के बच्चियों के लिए है। अब ये ऐसा होगा कि जब कोई गाय भैंस गर्भाधान में होती है तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां होती है। जब उनका एंड मोमेंट चल रहा होता है, जब वो बच्चा उनका जन्म देने वाली होती है उनसे पहले, जैसे कई बार उनका गर्भपात हो जाता है या उनको बुखार आ जाता है, तेज बुखार आता है, और इन सब से फिर मान लीजिए गर्भपात नहीं भी हुआ तो जो बच्चे का जन्म हुआ है, जो भी बच्चिया का जन्म हुआ है, उसको भी प्रॉपर दूध नहीं मिल पाता। और उसको प्रॉपर दूध नहीं मिलेगा तो इंसान को कैसा मिलेगा, क्योंकि जब गाय और भैंस का जो बच्चा है उससे बच जाता है, उसके बाद इंसान उसका उपयोग करता है, तो इससे दूध का जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए ब्रुसेला टीकाकरण अभियान सरकार ने शुरू किया है। तो उनको जब उनकी उम्र कितनी होगी, 4 से 8 महीने की जब उनकी उम्र होगी तो उनको ये टीकाकरण किया जाएगा। और ये टीकाकरण करने के बाद में ये जो रोग है ब्रुसेलोसिस रोग, गौ भैंस वंशी पशुओं में प्रजनन संबंधी बीमारी जो ब्रुसेलोसिस एम्बार्टस जीवाणु के कारण होती है, इससे बचा जा सकता है अगर 4 से 8 माह की उम्र में उनको ये टीकाकरण कर दिया गया तो। और इसके लक्षण भी यहां पर मैंने दिए, गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात, बांझपन, हीट में देरी, लैक्टेशन में बाधा आदि से बच्चियों की हानि और दूध के उत्पादन में कमी आती है। इससे बचा जा सकता है अगर वो जो बच्चिया है उसको 4 से 8 माह की उम्र में ही उसका प्रॉपर टीकाकरण कर दिया जाए। तो इसके लिए सरकार ने टीकाकरण अभियान चलाया जिसका नाम है ब्रुसेला टीकाकरण। किसके लिए? बीमारी का नाम है ब्रुसेलोसिस रोग, जो गाय और भैंस के जो बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। GIS सर्वे मोबाइल ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया? पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, या पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, या उत्तर क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। आपको पता होगा जो MSEB था, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसका अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया है 2-3 क्षेत्रों में, पूर्व में, मध्य में और पश्चिम में। तो ये जो GIS सर्वे मोबाइल ऐप है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया। अब इसका यूज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कहीं पर बिजली के जो तार है वो क्या करने, आपको एक्सटेंड करने, तो उसके लिए बहुत प्रोसेस होती थी। पहले वहां के जो निवासी थे वो एप्लीकेशन देंगे, फिर उसको बड़े अधिकारी अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद में फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये प्रोसेस में काफी देरी होती थी। अब ये देरी से ये होता था कि जिस व्यक्ति को इसका लाभ चाहिए तो 2-2, 3-3 साल उसमें लग जाते थे। इससे बचने के लिए ये जो ऐप है ये लाया गया है, GIS सर्वे, यानी इसके माध्यम से सर्वे हो जाएगा। सर्वे होने के बाद अगर डेटा इस ऐप पे आ गया तो जो ऊपर के अधिकारी है उनको ऑटोमेटिकली इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऐसा ऐसा कोई प्रोजेक्ट है या कोई एक्सटेंशन है जिसको किसी कंज्यूमर को रिक्वायर्ड है, तो फटाफट उसको अप्रूव किया जा सकेगा और फटाफट ये सुविधाएं मिल सकेंगी। तो देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है, अधोसंरचना संबंधी नए कार्यों का एस्टिमेट तैयार करने तथा सर्वे के कार्य के लिए GIS सर्वे मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। किसने? पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने। ऐप के निर्माण से उपभोक्ताओं के लाइन विस्तार संबंधी आवेदनों के निराकरण में गति एवं सर्वे कार्यों सटीकता और पारदर्शिता आएगी। सर्वे के जो कार्य हैं उसमें फटाफट हो सकेगा, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि जो ऑफिसर वहां पर सर्वे करने जाते थे वो हमेशा ऐसा नहीं होता, रिश्वत की मांग कर ली और उस बंदे ने दिया नहीं, तो फिर उससे चीजों में डिले होता था, अनावश्यक और बेकार की चीजें होती थी। सो GIS सर्वे मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या किसे प्रदान किया जाएगा? अजितेश आडवाणी, अनिल पटेल, राघव अग्रवाल, या रुबीना बी खान? तो इसका सही आंसर है रुबीना बी खान को ये अवार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है या प्रदान किया जा रहा है, कबीर बुनकर पुरस्कार। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो बुनकर लोग हैं उनसे संबंधित ये पुरस्कार होगा। एक और पुरस्कार होता है विश्वकर्मा पुरस्कार। ये दोनों पुरस्कार हमारी मध्य प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर प्रदान करती है। तो इसमें क्या दिया जाता है, यहां पर मैंने मेंशन किया है, कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, द्वितीय पुरस्कार में 50,000
और तीसरे वाले पुरस्कार में कितने 25,000 रुपए का अमाउंट दिया जाता है, साथ में शाल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है कि इन्होंने बुनकरी के क्षेत्र में या फिर विश्वकर्मा यानी जो लकड़ी की चीजें बनती है उस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो दोनों में सेम अमाउंट दिया जाता है, 1 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो पुरस्कार हैं वो हमारे सिलेबस में मेंशन है एमपीपीएससी के, तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और ये किसको प्रदान किया गया? कबीर पुरस्कार रुबीना बी खान जो महेश्वर की रहने वाली हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और देखिए विश्वकर्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये संयुक्त रूप से 2 लोगों को प्रदान किया गया, सुगंधा जैन जो इंदौर की हैं और मोहम्मद काजिम खत्री ये धार के हैं। ये 2 लोगों को संयुक्त रूप से विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी कबीर पुरस्कार अलग है और विश्वकर्मा पुरस्कार अलग है, दोनों में अलग अलग जो अमाउंट है वो नहीं रहेगा। हाँ, पुरस्कार अलग है, अमाउंट सेम रहेगा। प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 50,000, तीसरा 25,000 और शाल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास संस्थान का विलय किसके साथ कर दिया है? अब आपको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी जागरूकता फैली है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही या फिर जो हम प्रदूषण करते जा रहे हैं, जैसे कि पन्नी हो गई यानी पॉलीथीन हो गई, उसको हम इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर कार्बन का इमिशन ज्यादा हो रहा है। इन सब चीजों के लिए अभी जो वर्तमान सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या किसी और देश की सरकार हो, वो सभी ये चाहते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसे बचा जाए। इसके लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। तो हमारे यहां पर ये एजेंसी थी पहले जो क्या करती थी, इस तरीके की जो एक्टिविटी थी, जैसे अभियान चलाना कि हमें क्या करना चाहिए, बिजली बचाना चाहिए, प्रदूषण से हम बच सकते हैं, या फिर हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, ये सारे अभियान चलाना, इस तरह की एक्टिविटी कौन करती थी? सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये करता था। और अब इसको मिला दिया गया है किसके साथ? तो इसको मिलाया गया है एप्को के साथ, यानी पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, इसके साथ इसको मिला दिया गया। अब ये एक ही संस्था हो गई और इस तरीके के अभियान यही संस्था चलाएगी, एप्को। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने हाल ही में लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए निवारण एवं वसूली अधिनियम 2021 तत्काल प्रभाव से लागू किया है? तो इसका डेफिनेटली सही आंसर है मध्य प्रदेश। निवारण एवं वसूली अधिनियम 2021, और ये बहुत ही एक स्ट्रांग लॉ बनाया गया। किसके लिए? अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है या हड़ताल कर रहा है, अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इश्यू। बट अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी की निजी संपत्ति है उसको भी आप नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे आपने किसी के ट्रक में आग लगा दी, हड़तालों में तो जनरली यही होता है, और ये अगर होगा तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई स्ट्रांग लॉ रखा जाए कि भाई जिसने आग लगाई वही इसकी भरपाई करेगा। तो अगर ऐसा कोई बंदा नॉमिनेट होता है या नामजद होता है या उसके बारे में पता चलता है तो उससे ही इसकी वसूली की जाएगी और साथ में उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी, वो तो अलग है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने पास किया है, ये 2021 में ही पास कर दिया था, बट इसको 2022 में 3 जनवरी 2022 को हमारे राज्यपाल ने इसको क्या दी है? मंजूरी दी है, और तभी से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। यानी हड़ताल या किसी प्रकार की जो प्रोटेस्ट होता है उसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होगा तो वो उसको खुद को भर के देना होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री? तो इसका सही आंसर है हमारे जो राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई पटेल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है इस वेबसाइट का। आपको पता होगा हमारी एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है वो ऐसी थी पहले, अभी भी करीब करीब वैसी ही है, फिर भी उद्घाटन तो हुआ है कि आप उसमें इंफॉर्मेशन ढूंढने जाओ और कहीं भी आप उसमें गुम हो जाएंगे, कहीं पता नहीं चलेगा कि कहां पर क्या है। तो देखिए ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर से संबंधित होता है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या कि जब अगर उस पर कोई यूजर आए तो इजीली वो उसको ऑपरेट कर पाए, चीजों को वो देख पाए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो उसका कोई मतलब नहीं। तो इसको और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमारे जो राज्यपाल है उन्होंने नई वेबसाइट का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रणाली के आधार पर इसे तैयार किया गया। प्रत्येक जिले में रोजगार मेला किस दिवस पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय एकता दिवस बिल्कुल भी नहीं है, गणतंत्र दिवस भी नहीं है, स्वतंत्रता दिवस भी नहीं। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय युवा दिवस।
और ये कब होता है? 12 जनवरी को। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का क्या रहती है? बर्थ एनिवर्सरी रहती है, उनकी जयंती होती है। तो इसी दिन प्रत्येक जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अब ये जो रोजगार मेला, इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि कोई सक्सेसफुल व्यक्ति है और उसने क्या किया है, कोई बिजनेस खड़ा किया है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो अन्य यंग लोगों के साथ क्या किया जाए? शेयर किया जाए कि भाई मैंने ये बिजनेस इस तरह से खड़ा किया है, आप भी चाहे तो ऐसे ऐसे आपको फंडिंग मिल सकती है, ये आइडिया मेरे पास है, ये मैं अपने क्षेत्र में कर रहा हूं, आप अगर अपने क्षेत्र में करेंगे तो आपको इससे फायदा मिल सकता है। तो या फिर जो बैंक हैं वो अपना इंस्टॉल लगाएंगे कि हम ऐसा ऐसा लोन प्रोवाइड करते हैं, अगर आप अपना स्वरोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे लोन ले सकते हैं और आप अपना जो भी बिजनेस है तो अपना इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर सकते हैं। पूर्व से स्वरोजगार में स्थापित अनुभवी लोगों से स्वरोजगार के इच्छुक व्यक्तियों का परिचय कराया जाएगा। विभिन्न विभागों, बैंकिंग संस्थाओं इत्यादि के इंस्टॉल वहां पर लगाए जाएंगे ताकि वो भी जो युवा हैं उनको इंफॉर्मेशन दे सकें और स्वरोजगार की तरफ जोड़ सकें। नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका सही आंसर है ये भोपाल में किया गया। अब ये नेशनल हैंडलूम एक्सपो क्या है? हैंडलूम एक्सपो में 15 राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। लगभग दोनों ही थे, केंद्र शासित प्रदेश भी और क्या थे, जो राज्य हैं वो भी थे। अब इसमें यह किया गया कि अगर किसी राज्य का कोई आर्ट है, कोई कला है और वो बहुत प्रसिद्ध है तो आप उसका वहां पर प्रदर्शित करिए। जैसे मान लीजिए कोई अच्छे से, मान लीजिए बांस के क्या बनाता है, टोकरी बनाता है, तो वो प्रदर्शित करिए। कोई कुछ और बना लेता है, सभी राज्यों का अपना अपना अलग अलग है, कहीं पर मखमल बनता है तो उसका प्रदर्शन करिए। तो ऐसा एक्सपो हर साल होता है। तो इस बार जो नेशनल लेवल का एक्सपो आयोजित किया गया, हैंडलूम एक्सपो, ये कहां पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया, जिसमें 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने पार्टिसिपेट किया। प्रदेश में ग्रेडिंग के आधार पर किस स्थानीय निकाय को सम्मानित किया जाएगा? नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत? तो इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत। अब ये ग्रेडिंग का मतलब क्या है? जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनकी ग्रेडिंग की जाएगी कि भाई इनको हमने इतनी फंडिंग दी थी, उस पर कितना काम हुआ है। ऑफिसर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करने के बाद उसको ग्रेड दी जाएगी कि हाँ इन्होंने इस फंड का सही तरह से उपयोग किया है, करप्शन इसमें कम हुआ है या बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और अगर ग्रेडिंग अच्छी रही तो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और अगली बार ज्यादा फंडिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो गांव है उसमें डेफिनेटली विकास होगा इससे। तो ये जो रखा गया है बिल्कुल नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के लिए नहीं है, ये किसके लिए? ग्राम पंचायतों के लिए रखा गया है। अगले प्रश्न पर आइए। रोइंग अकादमी को राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कितने पदक हासिल हुए? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही आंसर है 7 पदक हासिल हुए। अब ये रोइंग अकादमी किससे संबंधित है और ये कहां पर है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सिंस ये न्यूज में आ चुका है और अकादमी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए पहले भी, तो हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। तो जो पानी में गेम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए नाव है और नाव की प्रतियोगिता हो गई, तो ये क्या हुआ? ये पानी वाला गेम हो गया, वाटर स्पोर्ट्स जिसे कहा जाएगा। या स्विमिंग हो गई तो ये क्या हुआ? वाटर स्पोर्ट्स हो गया। उसके लिए भी हमारे एमपी में अकादमी है और वो कहां पर है? वो भोपाल में है। तो उस अकादमी के जो खिलाड़ी थे उन्होंने कितने? 7 पदक हासिल किए और कितने? 1 स्वर्ण पदक है, उसमें 4 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक हासिल किए, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पहले तो आपने सुना ही नहीं होगा कि इस तरह की कोई अकादमी, ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, बट वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल में आपको देखने को मिलती है, जो जुलाई 2007 में स्थापित की गई है, जो कि इस तरह के गेम्स का क्या देती है? प्रशिक्षण देती है। आप जाइए वहां पर प्रशिक्षण लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी पदक मिलेगा। चलिए, दखल गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अमित त्रिवेदी, अजीत सिसोदिया, केशव पांडे या शक्ति अग्रवाल? तो इसका सही आंसर है केशव पांडे। इन्हें ये दखल गौरव सम्मान 2022 प्रदान किया गया। और ये किसके लिए प्रदान किया गया? ये हैं जो केशव पांडे जी हैं, ये पत्रकारिता से संबंध रखते हैं, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। इन सभी चीजों से संबंध रखते हैं और इनमें इन्होंने पत्रकारिता में कभी खेल की पर्सनालिटी को आगे लेके आए या स्वास्थ्य संबंधी कार्य के, यानी एक ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इनका एक संगठन है, गैर सरकारी संगठन उद्भव स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं। अब इस संगठन ने अच्छा किया
इस वजह से केशव पांडे को दखल गौरव सम्मान 2022 प्रदान किया गया। हाल ही में किस विश्व प्रसिद्ध मंदिर को बड़े धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? शनि मंदिर, मांधाता मंदिर, सास बहू मंदिर या महाकाल मंदिर? तो ये सारे मंदिर आपको पता होने चाहिए ये कहां कहां पर हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा में आते रहते हैं। और शनि मंदिर के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो निर्णय लिया गया है ये शनि मंदिर के लिए लिया गया है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये आपको मुरैना के एंती गांव में सुरम्य पहाड़ी पर देखने को मिलेगा। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आप जाएंगे तो देखने में काफी अच्छा दिखता है, ये सुंदर है और प्राचीन भी है। और इसमें इसको दो तरीके से डेवलप किया जाएगा, अंदर भी और बाहर भी। अंदर यानी इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया उसको सुधारना, बाहर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाना, लोगों की गाड़ी जाने के लिए वहां पर सुविधाएं होना, ज्यादा से ज्यादा उससे टूरिस्ट जाएंगे, अच्छी सुविधाएं होंगी तो, और टूरिस्ट जाएंगे तो डेफिनेटली स्थानीय लोगों को पैसा मिलेगा, स्थानीय जगह पे डेवलपमेंट होगा। तो उसी के लिए मुरैना गांव का ये जो शनि मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध है, सुरम्य पहाड़ी पर ये स्थित है। हो सकता है ये परीक्षा में आ जाए क्योंकि जो न्यूज में होता है उसके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। सुरम्य पहाड़ी पर शनि मंदिर स्थित है, कौन से जिले में? मुरैना जिले के एंती गांव में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस जिले में बनेगा? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन? तो इसका सही आंसर है उज्जैन में बनेगा। और पूरे भारत में 4 ऐसे पार्क बनाए जा रहे हैं जहां पर वेंटिलेटर बनेंगे, एक्सरे मशीन बनेगी, यानी मेडिकल से संबंधित जो डिवाइसेस हैं वहां पर बनाई जाएंगी। पूरे भारत में 4 स्थान सिलेक्ट किए गए, उसमें हमारा मध्य प्रदेश का उज्जैन भी सिलेक्ट किया गया। ये केंद्र सरकार ये निर्माण करने वाली। देखिए वेंटिलेटर, पेसमेकर, एक्सरे मशीन इत्यादि यहां पर बनेंगे। 4 कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, हिमाचल प्रदेश, एमपी और तमिलनाडु, ये 4 को सिलेक्ट किया गया। और हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर? उज्जैन जिले में ये स्थापित किया जाना है। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां बनेगा? तो इसका सही आंसर है विजयपुर में ये बनना है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। आपको पता होगा कि हम अपनी जो एनर्जी की जरूरत है वो परंपरागत जो कार्बन के प्रोडक्ट थे उनसे हटाकर किस पे लेके जा रहे हैं? नॉन ट्रेडिशनल पे जा रहे हैं। कभी हम सौर एनर्जी के ऊपर जाते हैं तो कभी किसी और एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। तो ये जो हाइड्रोजन प्लांट है, डेफिनेटली हाइड्रोजन को भविष्य का क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। फ्यूचर में इसी से हम क्या करेंगे? गाड़ियां वगैरह चलाने का ट्राई करेंगे क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है हाइड्रोजन। तो इसका जो प्लांट लगने वाला है वो विजयपुर में लगने वाला है। और ये विजयपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। और प्राकृतिक गैस कारोबार को बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य आप मान सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।